का विश्व इतिहास, जिसमें पुनर्जागरण, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि पुनर्जागरण क्या है, इसके कारण क्या रहे, किस तरह से ये प्रारंभ हुआ, इसकी प्रकृति क्या थी और इसका प्रभाव क्या था, किस तरह से ये इटली से प्रारंभ होता हुआ पूरे यूरोप में इसका प्रभाव देखा गया था। इस सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसके लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। विश्व इतिहास के पार्ट 1 में आज हम पुनर्जागरण के बारे में जानेंगे। पुनर्जागरण जो कि इटली से प्रारंभ हुआ था, जैसा कि आप यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे, ये इटली से प्रारंभ हुआ था। इटली के जो फ्लोरेंस नगर है, ये यहाँ से प्रारंभ हुआ था और संपूर्ण जो यूरोप है, यहाँ पर इसका प्रभाव भी देखा गया था। तो जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, जो इटली है ये यूरोप का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और यहाँ पर जो ये प्रारंभ हुआ था, इसके कई कारण थे। कि क्या कारण थे, इसको आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण की अगर बात करते हैं तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। फिर से जागने से इसका क्या अर्थ हुआ, मतलब देखिए, अगर इसका सही मायने में अर्थ अगर हम बात करते हैं तो रेनेसां, जो कि इटली का एक शब्द है, यूरोपियन शब्द है, ये लिया गया है इसका, जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। इसी तरह अगर पुनर्जागरण की बात करते हैं तो पुनर्जागरण से तात्पर्य होता है फिर से जागना। फिर से जागना अर्थात कि देखिए, एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति है वो जीवित है, ठीक है, और जो जैविक क्रियाएं हैं उसके लिए बौद्धिकता हर किसी में होती है, लेकिन एक जो वैचारिक बौद्धिकता है, बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैचारिक जो परिवर्तन है, वो कहलाता है पुनर्जागरण। तो इसी तरह अगर हम परिभाषित रूप से इसको देखते हैं तो पुनर्जागरण से तात्पर्य बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों से है, जो मध्य युग से वर्तमान युग तक देखे गए हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये वो परिवर्तन थे जो कि मध्य युग में करीब 1400 शताब्दी में शुरू हुए थे और ये 17वीं शताब्दी तक इसमें जो परिवर्तन था, उस समय पर बहुत परिवर्तन था, उस समय पर ये पुनर्जागरण के रूप में देखा गया था। लेकिन अगर आधुनिक युग की भी बात करें तो आज भी हम देखते हैं जो परिवर्तन है वो लगातार होते रहते हैं। इसके प्रारंभ की बात की जाए तो ये 14वीं शताब्दी में इटली के फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ था। अब शुरू किस लिए होता, क्या कारण थे, तो इसके लिए हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो उसकी प्रकृति है वो क्या थी, क्या नेचर था इसका। जो प्रवृत्ति है पुनर्जागरण की, ये कई रूपों में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें लचीलापन था। लचीलापन किस तरह से था कि अगर हम इटली शहर की बात करते हैं तो इटली में कई बौद्धिक परिवर्तन हुए थे। वहाँ पर कई विद्वान थे, जैसे कि हम दांते थे वहाँ पर, मैकियावेली, जिसको इटली का चाणक्य कहा गया, ऐसे कई विद्वान हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं से वहाँ के लोगों में एक बौद्धिक चेतना का विकास किया। कई उस समय पर चित्रकला हो रही थी। जैसे हम अगर इटली की बात करते तो इटली में जो चर्च था, वहाँ पर वेटिकन सिटी में जो चर्च था, वो एक कारण बना। यहाँ पर जो चित्रकला हुई थी वो उससे लोगों में एक चेतना आ रही थी। लेकिन मुख्य जो कारण था वो था एक लचीलापन, एक, या हम ये बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता थी उस समय पर कि वो बौद्धिक रूप से वो निर्णय ले सकता था। लोगों में जागरूकता हो रही थी। हालांकि ये देखा गया है कि जो धार्मिक रूप से जो वहाँ पर पादरी थे वो अपना प्रभाव बनाए हुए थे, लेकिन लोगों में एक चेतना का विकास हो रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है, ये लोगों को बताया जाना शुरू इटली से हो गया था। तो जो लचीलापन हम बोलते हैं, जो
फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। यही कारण था कि जो इटली है यहाँ पर पुनर्जागरण को एक प्रारंभ के लिए भूमिका मिली थी। उस समय पर जो अगर हम पुनर्जागरण की प्रकृति की बात करते हैं तो इसमें मानवतावाद पर जोर दिया गया है। मानवतावाद का मतलब है कि कई ऐसे दर्शन और साहित्य में मानव को मुख्य बताया गया है। मतलब एक देव, मानवतावाद से अर्थ है कि जो मानव है इसको सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया, क्योंकि मानव को एक ऐसी रचना उस समय पे साहित्यों में बताया गया कि जैसे हम अगर बात करते तो उस समय जो विद्वान थे, उस समय वो शेक्सपियर भी हुआ करते थे, उन्होंने अपनी रचना में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो जो मानव धर्म है और मानवता है वो इस समय पर देखी गई थी, जिसको कि दर्शन और साहित्य में एक विशेष स्थान मिला था। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मानव को ही एक बौद्धिक रूप से सक्षम बताया गया था कि वो जो निर्णय की प्रक्रिया है और जो बौद्धिक चेतना है ये मानव में होती है। तो इसी तरह से अगर हम वहाँ पे लोगों की बात करते तो उनमें भी इस चीज़ों का बौद्धिक चेतना का विकास हो रहा था। तर्कवाद, पुनर्जागरण की एक प्रकृति है तर्कवाद। विचारों का जब उद्भव होता है, जब विचारों का आना होता है, बौद्धिक चेतना होती है, तो तर्क भी निकल कर आते हैं। तो इसमें तर्कवाद देखा गया। तर्कवाद किसका कारण होता है? बुद्धिवाद का। और वैज्ञानिक प्रगति भी तर्क से ही आधारित होती है। इसी तरह ये एक धार्मिक प्रकृति का भी रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जो वहाँ पर जो चर्च इत्यादि होते थे, वहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता था, और जो चित्रकारी वहाँ पर देखने को मिली है, उस चित्रकारियाँ ही जो थी, जैसे कि हम उस समय पर अगर चर्च की बात करते तो वहाँ पर जीसस के बारे में जो सिर्फ बताया नहीं गया है, पिक्चर में भी जो माइकल एंजेलो थे वहाँ पर उस समय पर प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे, उनके द्वारा जो चित्रण किया गया वो अपने आप में विशेष कृति रहा है। तो धार्मिक के रूप में भी, धर्म के माध्यम से भी लोगों में चेतना जगाई जा रही थी। इसके अलावा पुनर्जागरण की प्रकृति के साथ ही अगर हम बात करते हैं तो पुराने एवं नए मूल्यों का सम्मिश्रण हो रहा था। मतलब जो पुरानी विचारधाराएं, पुराने जो प्राचीन मूल्य चले आ रहे हैं, उनकी जगह पर नए, उनके साथ ही नए जो विचार थे उनका भी सम्मिश्रण देखा जाने लगा था। धार्मिक की, जैसे मैंने बताया, धर्म में बड़ी बड़ी जो ताकतें थी और धर्म के साथ साथ गैर धार्मिक भी उल्लेख हुए थे। जैसे कि अगर मिथ्यावाद की बात करते हैं, कुछ मिथक अगर चर्च में बताए गए थे, पॉप द्वारा लोगों को बताया जाता था, तो उसके अगेंस्ट पे भी कुछ गैर धार्मिक लेखन भी लिखा गया। और ये सब किसके कारण हुआ था? ये हुआ था लचीलापन के कारण, कि लोगों में एक बौद्धिक चेतना का विकास हो रहा था, और लगता कि धर्म के, अगर हम धार्मिक लेखों के अलावा गैर धार्मिक लेख भी यहाँ पर देखे गए हैं। तो इस तरह से जो प्रकृति है, पुनर्जागरण की प्रकृति कुछ इस प्रकार से देखी गई थी कि उसमें लचीलापन था, मानवतावाद था, तर्कवाद था, धार्मिक कुछ रीति रिवाज थे, पुराने और नए विचारों का इसमें सम्मिश्रण देखा गया था, सामंजस्य देखा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो ये पुनर्जागरण जो शुरू हुआ था, ये हुआ था शहरी एवं मध्य वर्गीय आंदोलन, इसको कहा जाता है। शहरी मध्य वर्गीय आंदोलन इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अगर हम इटली शहर की बात करते हैं तो ये व्यापार का भी केंद्र रहा है। व्यापार के केंद्र होने के कारण जो व्यापारी वर्ग था, जिसको बाद में माफ कीजिएगा, जिसको मध्यम वर्ग भी कहा जाता था, तो ये कहाँ रहता था? ये शहरों में रहता था। और इसी वर्ग में से कुछ विद्वानों का उदय हो रहा था। कुछ ऐसे शिक्षित लोग थे जो अपनी कृतियां लिखते थे, जो वहाँ का समाज था उसके बारे में लिखते थे। और चूंकि कागज इत्यादि का भी फिर बाद में मुद्रण कला का भी विकास होने लगा, तो ये जो कृतियां थी, मैं आगे बताऊंगी आपको, जो कृतियां थी ये छपने लगी थी और लोगों में भी पढ़ने की चेतना आने लगी थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सब आधारित है ज्ञान पर, ज्ञान और बुद्धि पर आधारित है, जिसको हमने पुनर्जागरण का रूप दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो पुनर्जागरण है ये बौद्धिक
सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों से है। वैज्ञानिक परिवर्तन क्या हो, तो उसी समय पर अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे उपकरणों का उस समय पर विकास हुआ था, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं जो गैलीलियो है उसके द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। केपलर है, उनके द्वारा गणित में उन्होंने ये बताया कि जो सूर्य है, माफ कीजिएगा, जो सूर्य ग्रह है उसकी जो अन्य ग्रह है वो कैसे परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक परिवर्तन हुए थे, वैज्ञानिक के आधार पर लोगों को बताया जा रहा था, उदाहरण देकर प्रयोग करके बताया जा रहा था। तो जो एक धर्म में जो पॉप इत्यादि थे उनका जो दबाव था वो धीरे धीरे लोगों से कम होता जा रहा था। तो इस तरह से ये जो कहा गया है, ये कहा गया था पुनर्जागरण। इस काल को पुनर्जागरण काल कहा गया था। यहाँ तक कि आपको पुनर्जागरण और उसकी प्रकृति अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं पुनर्जागरण के कारण की। तो पुनर्जागरण की अगर हम कारण की बात करते हैं तो सबसे पहले जो उसका उदय हुआ था ये हुआ था इटली में। तो इसको इटली पुनर्जागरण भी कहा गया। इटली में पुनर्जागरण का जो कारण था वो मुख्य कारण था, इटली में मुख्य कारण था इसके पुनर्जागरण का। पहला तो ये था कि जो इटली है ये प्राचीन रोमन का सभ्यता केंद्र था। ठीक है, जो भी अगर हम सभ्यता की बात करते हैं तो जो रोमन पद्धति है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली से हुई थी। सेकंड, जो इसमें व्यापार पद्धति की बात करते हैं तो यहाँ ये जो इटली है ये व्यापार के लिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति थी। जो व्यापार इत्यादि होते थे, पूर्व से व्यापार होते थे, वो इटली में ही होते थे। जैसे हमने अगर हम बात करते हैं तो पूर्व की तरफ मतलब भारत से जो व्यापार होते थे वो उसके जो केंद्र था ये इटली था, क्योंकि ये समुद्र रास्ते से जुड़ा हुआ था और यहाँ से ही फिर यूरोप में भी व्यापार होता था। तो व्यापार का केंद्र होने से क्या होता था कि सिर्फ इटली के ही नहीं बल्कि यूरोप के लोग भी यहाँ आते थे। इस तरह से अगर हम देखें तो जो संस्कृति है, जो अगर वैचारिक तथ्यों की बात करते हैं तो उसका आदान प्रदान इसी माध्यम से होता था। तो ये कारण था कि जो व्यापारिक के लिए अनुकूल स्थिति इसको यहाँ से इटली से मिली थी, तो ये पुनर्जागरण का भी कारण बनी थी। तीसरा इसमें जो कारण था, महत्वपूर्ण जो कारण था, ये था, तीसरा महत्वपूर्ण कारण था इटली ईसाई जगत का सांस्कृतिक कारण रहा। इटली में जो वेटिकन सिटी में चर्च रहा, यहाँ पर ये कि ना केवल यूरोप के लिए बल्कि यहाँ पर देश विदेश से जो ईसाई समुदाय इकट्ठे होते थे और जो भी सांस्कृतिक उनका जो कल्चर था उसमें वो भाग लेते थे। तो इससे होता क्या था कि ना सिर्फ इटली में बल्कि यूरोप इससे जुड़ा हुआ था। यहाँ से जो मैसेज जाता था वो संपूर्ण यूरोप में जाता था। तो ये जो मुख्य कारण थे जो इटली, जिसके माध्यम से इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। इसके अन्य जो कारण थे उसको हम जानते हैं। मुख्य इसके जो कारण रहे अन्य वो थे विद्वानों का योगदान। दांते जो कि इटली में विख्यात कवि थे, इन्होंने अपनी रचना डिवाइन कॉमेडी, क्या थी? डिवाइन कॉमेडी में इन्होंने अपनी भावना जागृत की थी, राष्ट्रीयता की भावना जागृत की थी। जो दांते कवि थे इन्होंने डिवाइन कॉमेडी बनाई, उसमें इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। जिसमें से क्या हुआ था, जो एक कृति थी, इससे जो अन्य लोग थे जो इटली के निवासी थे उनमें भी राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ था। इसी तरह अन्य एक विद्वान थे पेट्राक, जो कि फ्रांस व इटली जैसे कई देशों की यात्रा इन्होंने की थी। देखिए ये जो करेक्शन है, जो आपको जो PDF इसके मिल जाएंगे तो उसमें आपको ये सब अपडेट मिल जाएगी। जो विद्वान पेट्राक थे इन्होंने फ्रांस और इटली जैसे कई देशों की यात्राएं की थी और संबंधित तथ्यों को एक जगह पर इकट्ठा करके पुस्तक के रूप में प्रतियां तैयार की थी। तो जो ये दांते और पेट्राक थे, दांते ने क्या भावना जागृत की? राष्ट्रीयता की। और पेट्राक ने क्या बताया कि वो कई ऐसे देशों में घूमे थे और वहाँ की जो
जो भी संबंधित तथ्य थे उसको लेकर आए, उसकी प्रतियां बनाई, तो उससे लोगों में क्या था, जागरूकता का विकास हो रहा था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पुनर्जागरण में विद्वानों का योगदान रहा है। इसी प्रकार तो जब हम अगर माफ कीजिएगा, जब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं तो उसी दौरान पर जब 14वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो उसी समय पर क्या हुआ था, यूनानियों पर तुर्कों द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे और उससे परेशान होकर जो वहाँ पर विद्वान थे वो कहाँ जाने लगे थे, इटली का। यूनानी के जो विद्वान थे वो भी इटली में आने लगे थे। किनसे परेशान होकर, तुर्कों के अत्याचार से परेशान होकर कहाँ आने लगे थे, वो इटली आने लगे थे। तो इससे क्या हुआ था कि वो जब विद्वान इटली में आकर रहने लगे थे तो वो अपने साथ क्या ले आए थे, अपनी कृतियां ले आए थे, अपनी रचनाओं को लेके आए थे। साथ में क्या कर, जब विद्वान यहाँ आए थे तो फिर यहाँ पर भी वो यहाँ से संबंधित जो, तो जब वो इटली पलायन जब उनका हो गया था तो अपने साथ अपनी पुस्तक, विद्या इत्यादि ले आए थे और यहाँ पर फिर इटली में आकर उन्होंने नवचेतना को जन्म दिया, अपनी कृतियों को यहाँ पर, अपनी विद्या को यहाँ पर फैलाया। ठीक, तो इस तरह से विद्वानों का जो योगदान था वो पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण रहा और उसका कारण बना। इसी प्रकार फ्लोरेंस और रोम, ये जो शहर थे इटली के, ये शिक्षा पद्धति के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं और शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए इन नगरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है इटली। इटली की जो भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते तो ये व्यापारियों के लिए ये अनुकूल थी। एशिया के जो जितने व्यापारी थे वो अधिकांश वस्तुएं जो विक्रय होने आती थी वो कहाँ आ जाती थी, वो यहाँ से यूरोप जाती थी। पहले कहाँ आती थी, इटली आती थी और इटली के बाद ये कहाँ जाती थी, यूरोप में जाती थी। तो इस प्रकार जो इटली था ये व्यापार का मुख्य केंद्र था। इसी तरह तो जो व्यापार का मुख्य केंद्र था तो यहाँ पर व्यापारी भी रहते होंगे। तो इस प्रकार जब ये जो नगर, ये जो इटली था, यहाँ पर व्यापारिक मुख्य केंद्र होने के साथ ही यहाँ पर क्या होने लगा, समृद्ध नगरों की स्थापना होने लगी। इटली में विदेशी व्यापार के मुख्य केंद्र होने के कारण कई समृद्ध नगर बने, जैसे नेवेल्स है, फ्लोरेंस है, मिलान, वेनिस, ऐसे 5 मुख्य शहर बने। कौन कौन से? नेवल्स थे, आप नोट भी कर सकते हैं, नेवल्स थे, फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस, ऐसे कई नगरों की स्थापना हुई जिससे वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, इससे संबंधित बदलाव देखे गए। तो इस प्रकार जो अगर हम नगरीय सभ्यता की बात करते हैं, नगरीय जो कल्चर की बात करते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गई थी। साथ ही ये शहर क्या होने लगे थे, ये शिक्षा का मुख्य केंद्र होने लगे थे। यहीं से अभिजात्य वर्ग निकला, मध्यम वर्ग की शुरुआत हुई थी, जिन्होंने अपने लेखों के माध्यम से, अपने कृतियों के माध्यम से जन सामान्य को बौद्धिक चेतना के रूप में बढ़ाया। एक अगर हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान की भूख थी इनके लोग यहाँ पे। जो इटली में जो पुनर्जागरण कारण था, माफ कीजिएगा, जो पुनर्जागरण कारण था वो मुख्य कारण था ज्ञान और जागरूकता, जिससे पुनर्जागरण को धीरे धीरे बढ़ावा मिला था। और जो स्थिति थी वो मध्य युग से वर्तमान युग तक में देखी गई है। जैसे जैसे बौद्धिक चेतना बढ़ती गई, मानव का विकास होता चला गया। तो इस प्रकार कई समृद्ध नगरों की स्थापना हुई। इसी तरह समृद्ध नगरों में कौन रहने लगे? समृद्ध मध्यम वर्ग। इटली व्यापार का मुख्य केंद्र था। यहाँ पर जो लोग रहते थे, जो अधिकतर वो क्या होते थे? मध्यम वर्ग थे, सामंत थे, जिनको सामंत कहा जाता था। और ये ऐसा वर्ग था जो ना ही धनी व्यक्ति से भयभीत था और ना ही पोप इत्यादि से भयभीत था। तो यही कारण था कि ये वर्ग था, ये एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उदित हुआ था। इटली पुनर्जागरण का एक मुख्य कारण था पूर्व की संस्कृति। पूर्व देशों की बात करते हैं तो उसमें हमारा भारत भी है। भारत से भी इन्होंने जो व्यापार इत्यादि होता था तो यहाँ की संस्कृति से भी
प्रभावित होते थे। पूर्वी देशों के साथ व्यापार, जिसमें एशिया के लोगों का खान पान, रहन सहन के तरीके, इसने यूरोप को प्रभावित किया। और जो अगर हम बात करते हैं तो इटली से ही यूरोप में एक पुनर्जागरण की गति को इटली से ही यूरोप में पुनर्जागरण को गति मिली। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ये इसी प्रकार रोमन सभ्यता की जो जन्म स्थली है, इसे इटली को माना जाता है। इटली में प्राचीन सभ्यता और स्मारक हुआ करते थे और हैं भी। तो इटली में जो प्राचीन सभ्यता है और स्मारक है, उसको, उसके वैभव को याद दिलाने के लिए, प्राचीन रोम की महत्ता को बताने के लिए, अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए, वो सब किस कारणों से, इनके कारण हुआ, वो हुआ बौद्धिक चेतना के आधार पर। तो ये जो राष्ट्रीयता की भावना थी, जो अपनी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता और स्मारक को बचाए रखना और उसको, उसके वैभव को याद दिलाना, ये किसके कारण हुआ? ये रोमन सभ्यता की जो जन्म स्थली थी इटली, यहाँ से ही संभव हो पाया। और इसलिए इटली को पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु माना गया और जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई वो इटली से प्रारंभ हुई। तो यहाँ तक आपने जाना इटली में पुनर्जागरण के क्या कारण थे। आगे हम इटली से यूरोप में किस तरह से ये पुनर्जागरण हुआ उसके कारणों को जानेंगे। और देखा जाए तो यही क्वेश्चन, यूरोपीय पुनर्जागरण का यही क्वेश्चन एमपीपीएससी 2014 में भी पूछा गया है। आइए जानते हैं हम यूरोपीय पुनर्जागरण के कारणों को। यूरोपीय पुनर्जागरण, ये पुनर्जागरण इटली से प्रभावित होते हुआ पुनर्जागरण था। ये इटली से शुरू हुआ था और इसका प्रभाव कहाँ तक देखा गया था? पूरे यूरोप में देखा गया था। अब जानेंगे हम यूरोपीय पुनर्जागरण के क्या कारण थे। सबसे पहले अगर हम कारण की बात करते हैं तो यहाँ पर व्यापारिक प्रगति के कारण ये पुनर्जागरण हुआ। जैसा मैंने बताया कि जो इटली है, इटली से जो भी व्यापार इत्यादि होता था उसका केंद्र क्या था? इटली था। इटली से जो भी व्यापार होता था, फिर वो जो भी सामान आता था, आयात और निर्यात जो होता था वो इटली से होता था। इटली में जो वस्तुएं आ गई वो कहाँ जाती थी? संपूर्ण यूरोप में फैल जाती थी। अब यूरोप में क्या होता था? यूरोप से जो भी वस्तुएं थी, जो भी व्यापार इत्यादि होता था वो विदेशों में होता था। और विदेशों में होने के साथ ही क्या होता था कि व्यापार के साथ साथ क्या होता था? संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। अब अगर देखा जाए तो व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र में दो अलग अलग देशों के लोग आए हैं, ठीक। उनका पहनावा, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन अलग अलग होता है। फिर वो क्या होता है? एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो जो ये प्रभाव देखा गया ये पुनर्जागरण का कारण बना था। और फिर क्या होता था कि जैसे पूर्व की संस्कृति, कुछ जो भी चीजें होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं, उसको अनुग्रहित कर लिया जाता है, उसका अनुसरण किया जाने लगा था। तो ये जो एक चेतना थी ये पुनर्जागरण का कारण बनी थी। किससे? व्यापारिक प्रगति से। नेक्स्ट, इसमें धर्म युद्ध, जो धर्म युद्ध था ये भी यूरोपीय पुनर्जागरण का कारण बना। धर्म युद्ध कैसे? धार्मिक मान्यताओं को लेकर कई धर्म के प्रचार प्रसार, जिसमें किसका महत्वपूर्ण रोल था? धर्म की बात अगर की जाए तो वहां पर जो पॉप इत्यादि थे वो धार्मिक मान्यताओं को जोर देते थे। पुरानी जो रूढ़िवादिता है उसको बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि धर्म से का ही प्रभाव दिखाकर या उसका भय दिखाकर ही वो जनता को अपने प्रभाव में लेते थे। तो जो धर्म युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो धार्मिक जो मान्यताएं थी उसको आधार मानना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, साथ ही गैर धार्मिक मान्यताओं को भी इसमें मान्यता दी गई या प्रचलन में ये आ गए, जिससे क्या हो गया कि पुनर्जागरण देखा गया। अब जो पहले से जो मान्यता चली आ रही हैं उसको प्रैक्टिकल करके देखा गया, उसको प्रायोगिक करके देखा गया कि ये वास्तव में सत्य है कि नहीं है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कहें तो पॉप का ये मानना था कि पृथ्वी के बाद अगर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो यहाँ पर चर्च में जो भी ध्यान इत्यादि है या जो भी चीजें थी कि, तो उसका एक भय दिखाया जाता था कि पृथ्वी के बाद जो है वो सिर्फ स्वर्ग आ जाता है। लेकिन वैज्ञानिक चेतना क्या हुई? जब वैज्ञानिक आए तो उन्होंने नव चेतना बताई कि पृथ्वी एक ग्रह है, इसके अलावा भी कई अन्य ग्रह होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, और जो कर्म है ये
महत्वपूर्ण होता है। जो मनुष्य है वही सर्वश्रेष्ठ है। जो कार्य किए जाते हैं वो मनुष्य के द्वारा यहीं पर किए जाते हैं। जो भी अच्छे या बुरे कर्म है वो यहीं पे किए जाते हैं। तो इस तरह से जो लोगों में धारणा आ रही थी, एक प्रैक्टिकली वो समझ रहे थे। तो जो एक धार्मिक और गैर धार्मिक जो मान्यता थी, उसको लेकर आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक तरह से एक उसमें संघर्ष की स्थिति थी, जिसने कि यूरोपीय पुनर्जागरण को बल दिया, उसका कारण बना। इसी तरह मंगोल साम्राज्य का इसमें प्रभाव देखा गया है। मंगोल साम्राज्य की अगर बात करते तो इसका प्रभाव यूनानी सभ्यता पर पड़ा। जो मंगोल राजा थे ये क्या करते थे, इनकी राजसभा में पॉप के दूत आके बैठते थे। भारत के जो बौद्ध भिक्षु थे वो उनकी सभाओं में जाते थे। व्यापारियों का आना जाना होता था। भारत के कई ज्योतिष गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट हैं, उनका वहां पर जाना होता था। ज्योतिषी नागार्जुन इत्यादि का वहां पे उस सभा में जाना होता था। तो इससे क्या होता था कि हम अगर बात करें तो हमारे भारत में ऐसे ज्योतिषी और गणितज्ञ थे जिनका प्रभाव पश्चिमी देशों में पड़ा था। ये जब इनका जब संपर्क होता था तो इसका प्रभाव जो यूनान में जो लोग आते थे वहाँ के, जैसे हम विद्वानों की बात करते, तो जब एक संपर्क होता था, वो संपर्क और जो वो उनकी बौद्धिक जो भी विचार इत्यादि होते थे वो कहाँ जाते थे, फिर वो यूरोप में उनके विद्वान जो यूरोपीय विद्वान होते थे वो वहाँ लेकर जाते थे। तो इस तरह से जो मंगोल साम्राज्य है, इसकी जो राज्यसभा है, यहाँ पर एक और व्यक्ति है जो वेनिस का निवासी था। इटली के जो वेनिस शहर है वहाँ का निवासी था, वो था मार्को पोलो। कौन था? मार्को पोलो। मार्को पोलो ये वेनिस निवासी था और ये भी मंगोल साम्राज्य में जो मंगोल राजा थे उनकी सभा में जाकर बैठता था। और वहां से जो भी जानकारी थी, जो तथ्य इत्यादि होते थे, वो कहाँ लेकर आता था? वो यूरोप में उसने लेकर आया। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ वहां पर नहीं बल्कि ये यात्री था और ये यात्रा करता था और जो तथ्य इत्यादि होते थे उसका संकलन फिर प्रस्तुत करता था। तो ये बौद्धिक चेतना और पुनर्जागरण की बात करते तो उसमें इस साम्राज्य का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल था। ये कारण था जो कि यूरोपीय पुनर्जागरण का कारण बना था। इसके आगे इसी तरह आविष्कार और खोज की बात करते हैं तो यूरोपीय पुनर्जागरण में कई आविष्कार और खोज हुए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो छापाखानों का आविष्कार हुआ, जिससे मुद्रण इत्यादि हम बात करते हैं। कागज का प्रयोग किया जाने लगा, कागज और मुद्रण कला का प्रयोग हुआ। तो उससे क्या हुआ कि जो लोग लिखते थे क्योंकि क्या है, पुस्तकों के माध्यम से क्योंकि उस समय पर तो कंप्यूटर इत्यादि होते नहीं थे, ना मोबाइल था। ज्ञान का कारण क्या, ज्ञान किससे मिलता था? किताबों से पढ़ पढ़ के। तो जो कागज इत्यादि थे, मुद्रण कला का उस समय पर विकास हुआ था, पुस्तकें छपती थी और लोग उसको पढ़ा करते थे। तो छापा खाने का आविष्कार भी यूरोपीय पुनर्जागरण का कारण बना था। इसी के साथ अगर हम बात करते तो कई ऐसे आविष्कार हुए थे, जैसे कि हम बात करते हैं गैलीलियो के द्वारा जो दूरबीन इत्यादि का आविष्कार किया गया था। जो कैप्लर थे उनके द्वारा गणित के माध्यम से ग्रहों की गणना बताई गई थी। न्यूटन उस समय पर हुए थे, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बताया। तो इस तरह से जो कई वैज्ञानिक थे उन्होंने आविष्कार किए थे, कई खोज की थी। इसी प्रकार माफ कीजिए, कागज की खोज से क्या हुआ था? कागज का आविष्कार जो हुआ था। मुद्रण कला से क्या हुआ था? साहित्य को संचार मिला था, उसको आधार मिला था। साहित्य पुस्तकों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान शुरू हो गया था। तो इस प्रकार जो कागज और मुद्रण कला है, आविष्कार और खोज है, इन्होंने यूरोपीय पुनर्जागरण को बल दिया। प्राचीन यूनानी ज्ञान, यूरोप में प्राचीन यूनानी ज्ञान का प्रचार और प्रभाव देखा गया है। जैसे यूनानी सभ्यता की बात करते हैं, कई अरबी लिपि की बात करते हैं, तो वो कहाँ पर उसका प्रभाव यूरोपियों में देखा गया है। यूनानी सभ्यता, यूनानी जो अगर हम उस समय पर जो यूनानी पद्धति थी, चिकित्सीय पद्धति थी, वो प्रचलित थी, उसका प्रभाव भी यूरोप में देखा गया।
इसी प्रकार यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापारिक मार्ग था, यूरोप और एशिया के मध्य से जो व्यापारिक मार्ग था ये अवरुद्ध हो गया था, जिससे कि जो व्यापार इत्यादि होते थे वो उसके लिए दूसरे मार्ग से, रूट से जाना हो रहा था, जो कि यूरोप से होकर जाता था। तो जो प्रभाव देखा गया वो सिर्फ एक सीमित शहर में या बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं वो शहर नहीं था, बल्कि पूरे यूरोप में देखा गया था, यहाँ से व्यापार इत्यादि होता था। तो इस प्रकार जो व्यापारिक मार्ग उसके अवरुद्ध होने का भी इसमें पुनर्जागरण का ये कारण बना था। पंडित पंथ उस समय पे देखेगा जो कि यूरोपीय पुनर्जागरण का कारण बने। पंडित पंथ क्या थे? अरबों के ज्ञान को आधार मानकर यूरोप के विद्वानों ने अरस्तु के दर्शन पर सर्वाधिक बल दिया और इससे एक नई विचार पद्धति का जन्म हुआ। किससे? अरस्तु के दर्शन से। ठीक है, उस समय पर अरस्तु थे, अरस्तु के द्वारा विज्ञान की, जो जैव विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, उसका जनक कहा जाता है अरस्तु को। तो अरस्तु के दर्शन पर सर्वाधिक बल दिया गया, जिससे कि नई विचार पद्धति चलाई गई, जिसे पंडित पथ कहा गया। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो यूरोपीय पुनर्जागरण के जो कारण थे वो इस प्रकार थे। इसमें व्यापारिक प्रगति के माध्यम से यूरोपीय पुनर्जागरण हुआ, धर्म युद्ध हुआ, इसके कारण पुनर्जागरण को बल मिला। मंगोल साम्राज्य में हमने देखा कि जो वहां पर देश विदेश से विद्वान आकर बैठते थे, वो जो सभा थी जिसका प्रभाव यूरोप में देखा गया। कई आविष्कार और खोज हुई जिसने यूरोपीय पुनर्जागरण को बल दिया। कागज और मुद्रण कला का उपयोग हुआ, इसमें साहित्य को बल मिला। साहित्य और पुस्तकों के माध्यम से लोगों में चेतना का, जागरूकता का विकास हुआ। एशिया का जो व्यापारिक मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। वहां पर किसी कारणवश शायद समुद्री माफ कीजिएगा, जहां तक हो सकता है कि वहां समुद्री मार्ग था तो उस वजह से अवरुद्ध हुआ होगा। तो उसके कारण, लेकिन उससे हुआ क्या कि यूरोपीय पुनर्जागरण को बल मिला। पंडित पंथ जिसको, जो कि अरस्तु का दर्शन था, इसको सर्वाधिक उस समय पर बल मिला और एक नई विचार पद्धति जिसको पंडित पंथ कहा जाता है उसको वो उस समय पर देखा गया। तो अब तक आप लोगों ने यूरोपीय पुनर्जागरण के बारे में जाना कि यूरोपीय पुनर्जागरण के क्या कारण थे। तो इस प्रकार हमने यूरोपीय पुनर्जागरण के कारणों को जाना। आगे हम पुनर्जागरण के क्या प्रभाव थे और या क्या महत्व है इसको जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि पुनर्जागरण का कारण जो संबंध था ये था साहित्यिक क्रांति से। मतलब क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बौद्धिक रूप से संबंधित था, बौद्धिक चेतना से संबंधित था। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इससे क्या हुआ था कि मानव जीवन की श्रेष्ठता और उसका महत्व बढ़ गया था। मानवतावाद को देखा गया था कि मानव को एक सर्वश्रेष्ठ रूप से जाना जाने लगा था, उसका महत्व बढ़ गया था। लोग आशावादी होने लगे थे भौतिक सुख और मनोरंजन के कारण। तो अब माफ कीजिएगा, अब हम जानते हैं पुनर्जागरण के प्रभाव को। पुनर्जागरण के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें साहित्य एवं विज्ञान का विकास हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि जो मध्ययुगीन जनसाधारण था, इनमें बौद्धिक चेतना का विकास हो रहा था, जागरूकता थी। तो ये जागरूकता कैसी थी? ये साहित्य से संबंधित थी। लोगों के हृदय में साहित्य और विज्ञान को लेकर एक जागरूकता थी, जिसने साहित्य और विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके विकास को, साहित्य और विज्ञान के विकास को इस काल में बल मिला था। लोग जो मानव, अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ पर जो कल्चर उस समय पे देखा गया था, लोगों में साहित्य और विज्ञान को लेकर, विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो जैव विज्ञान का उस समय विकास हो रहा था, उसको लेकर, और साहित्य इत्यादि जो कला संस्कृति की बात करते हैं, और हमने जैसे बताया कि जो विभिन्न लेख हुआ करते थे उस पर लोगों का रुझान था। यही कारण था कि उस समय पर साहित्य और विज्ञान के विकास पे जोर दिया जा रहा था। इसी तरह बौद्धिक विकास
उस समय पे देखा गया पुनर्जागरण में माध्यम से क्या हुआ था कि लोगों के जो दृष्टिकोण था, लोगों का जो नजरिया था, इसमें नए विचारों के कारण अब ये परिवर्तित हो रहा था। लोग किसी भी बात को आंख मूंद कर मानने की बजाय क्या किस पे आधारित हो गए थे, तर्क पर आधारित होते थे। तर्क के माध्यम से, तर्क की कसौटी पर प्रैक्टिकली लोग उसको समझते थे किसी बात को, और अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का एक तरह से अंत होता चला गया था। और उसकी जगह पर क्या देखा गया, उसकी जगह पर आलोचना और अन्वेषणात्मक, मतलब किसी भी तथ्य को अन्वेषण के रूप में, किसी भी तथ्य को एक प्रैक्टिकल के रूप में समझना जाने लगा था। तो ये किसके कारण संभव था? ये था बौद्धिक विकास के कारण संभव हुआ। तो पुनर्जागरण का प्रभाव देखा गया कि इसमें मानव में बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। इसी तरह राष्ट्रीयता की भावना की में वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने बताया कि जो उस समय पे जो लेखक थे पेट्रार्क ने डिवाइन कॉमेडी बनाई। डिवाइन कॉमेडी में क्या उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को उसमें लिखा है, जिससे लोगों में भी क्या हो रहा था, फिर राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि उस समय पर देखी गई थी। शिक्षा का प्रसार की बात कर लेते हैं। साहित्य का विकास जो हुआ था, तो इससे प्रभावित होकर वहाँ पर लोगों में राष्ट्र के प्रति ये कामना करने लगे थे कि उसकी उन्नति और उसकी पराकाष्ठा, उसकी जो साहित्य है, जो उसका संस्कृति है, और जो अगर हम बात करते हैं कि जो पुराने जो कल्चर हैं, उन सबको समेटना शुरू कर दिया गया था। अपनी विद्वानों ने अपने लेखन और साहित्यों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया था। इसी प्रकार इतिहास लेखन का विकास इस समय पे हुआ था। अभी तक क्या था कि इतिहास लेखन पर अधिकतर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन पुनर्जागरण के प्रभाव से क्या होने लगा था कि इतिहास लेखन और उसके अध्ययन की भावना बढ़ने लगी थी कि हमारे पूर्वज क्या थे, इससे हमारे पहले क्या हुआ था। तो जो इतिहास की अगर बात करते तो इतिहास का अध्ययन की भावना यहाँ से जागृत हो गई थी। पुनर्जागरण ने इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से लिखने के लिए प्रेरित किया था। आज भी अगर हम अपनी स्टडी पढ़ते हैं तो हम अगर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए हमारा एक जो सब्जेक्ट है वो इतिहास है। इतिहास हमें कई सारे अनुभव देता है ना। तो ये जो अनुभव की बात करते हैं तो वो कहाँ से मिलता है? इतिहास से। तो यहाँ पर भी इतिहास लिखने की सभ्यता का लेखन का इतिहास लेखन का यहाँ से विकास होना शुरू हुआ था। उपनिवेशों की स्थापना हुई थी। धार्मिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपनिवेशों की स्थापना हुई थी। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि धर्म के प्रचार के लिए आके बसने लगे थे। कुछ ऐसे थे जो कि व्यापार इत्यादि से अर्थार्जन करने के लिए उपनिवेश के रूप में रहने लगे थे। तो उपनिवेशों की जो स्थापना का प्रारंभ अगर हम बोलते हैं तो वो कहाँ से शुरू होता है? वो होता है ये पुनर्जागरण के माध्यम से। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो कुतुबनुमा की खोज समुद्री यात्रा के दौरान ही हुई थी, जो कि यूरोप में स्थित है। यहीं से हम बात करते हैं तो कई ऐसे यात्री थे, जैसे मार्को पोलो की बात करते हैं, और कई ऐसे यात्री निकले फिर बाद में, जैसे वास्को। तो कई ऐसे यात्री थे जो नाव के माध्यम से लंबी लंबी दूरी पर यात्रा करते थे और नए द्वीप की उन्होंने खोज की थी। पुर्तगाल में समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए नाविक विद्यालय भी स्थापित किए गए थे, जैसे कोलंबस है, वास्को डी गामा है। कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। वास्को डी गामा, जॉन कैवूर, मैगलेन, ऐसे कई विशेष रूप से उल्लेखनीय लोग हैं जिन्होंने जोखिम पूर्ण यात्राओं के द्वारा कई नवीन प्रदेशों की खोज निकाली थी। जैसे वास्को डी गामा की बात करते तो उसने भारत की खोज की थी। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो पुनर्जागरण ने लोगों को नवीन उपनिवेशों की स्थापना के लिए प्रेरित किया। फिर जब इन लोगों ने जो यहाँ से नाविक निकले थे और इन्होंने प्रदेशों की खोज की थी, तो फिर यहाँ पर इन्होंने अपने आर्थिक रूप से अपने व्यापारों को बढ़ाने के लिए, हम सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। तो जो उपनिवेश यहाँ से बढ़ा था, चाहे फिर वो हम धर्म की बात कर लेते हैं, चाहे फिर हम अर्थ की बात करते हैं, ये अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपनिवेश के रूप में जो स्थापना की बात करते हैं, तो वो कहाँ से शुरू हुई थी? वो पुनर्जागरण के माध्यम से ही
शुरू हुई थी। तो ये पुनर्जागरण का प्रभाव था कि इसमें साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ, जिसे हम आज भी देखते हैं कि साहित्य और विज्ञान में बढ़ोतरी हुई है, जिसको हम जानते हैं आज। बौद्धिक विकास देखा गया, राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई, इतिहास लेखन को बल मिला और उपनिवेशों की स्थापना हुई। आगे हम जानेंगे व्यापार का प्रभाव देखा गया। इस समय पर क्या था कि जो विभिन्न देश के व्यापारी थे, उपनिवेश जो थे, ये उपनिवेश तो स्थापित हो गए थे, फिर अब जो कच्चा माल का जो केंद्र बन गए थे, अब जो नए प्रदेश थे वो क्या बन गए थे, कच्चा माल यहाँ से प्राप्त होता था, तो वे कच्चा माल प्राप्त करने के केंद्र बन गए थे। साथ ही जो स्वामी देश थे वो उपनिवेशों के माध्यम से अपने निर्मित माल को बेचकर दिन प्रतिदिन वो धनवान होता जा रहा था। इसका सीधा सा आप एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसा अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया पर उपनिवेश कौन आ गए थे, ब्रिटिश आ गए थे, है ना। ब्रिटिश आ गए थे, वो यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते थे और कहाँ पर जाते थे, ब्रिटेन में उसको यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते थे, वहां से फिर वो मशीनरीकरण उन्होंने लगाया था। जब हम औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से जानेंगे। तो औद्योगिकरण के माध्यम से वहां पर चीजें जो बनकर आ रही थी, ठीक है, वहां पर तो वो बिकती थी, लेकिन यहाँ पे वही कच्चा माल से जो निर्मित वस्तुएं आती थी, जब यहाँ बिकती थी तो वो महंगी बिकती थी, है ना। तो इस प्रकार से जो अगर हम बात करते हैं तो अपने देश को वो धनवान कर रहे थे और उपनिवेशी देश जहाँ से वो कच्चा माल इत्यादि प्राप्त करते थे, वो देश से वो सिर्फ एक लाभ प्राप्त करते थे। तो उपनिवेशों की स्थापना की दौड़ परोक्ष रूप से पुनर्जागरण के माध्यम से शुरू हुई थी। इसी तरह कला का प्रभाव पुनर्जागरण में देखा गया है। पुनर्जागरण में ने स्थापत्य कला को, मूर्ति कला को, चित्रकला और संगीत पर इसका अत्यधिक प्रभाव देखा गया है। स्थापत्य कला की बात करते हैं तो वेटिकन का जो रोम में चर्च है, ये अपने आप में जो चित्रकला वहाँ पे हुई है उसका उदाहरण है। उस समय पर जो लियोनार्डो दा विंची की बात करते हैं तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा एक महान चित्रकारी की गई मोनालिसा की। माइकल एंजेलो थे जिन्होंने चर्च में चित्रकारी की थी। तो इस तरह से जो चित्रकला में माइकल एंजेलो थे, ये बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे, चित्रकला के महान पारखी थे। उन्होंने लास्ट जजमेंट नामक चित्र की एक अत्यधिक आकर्षित जो एक पिक है वो तैयार की है। इसके साथ ही लियोनार्डो दा विंची ने प्रसिद्ध जो थे वो भी प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे। इनकी महत्वपूर्ण कृति है मोनालिसा। संगीत कला भी इस युग में उन्नत अवस्था में थी। इस काल में पुनर्जागरण का जो प्रभाव था, यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन का भी प्रारंभ हो गया था। पुनर्जागरण ने धार्मिक क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया। विज्ञान की प्रगति ने मानव को तार्किक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया था। धर्म सुधार की अगर बात करते हैं तो लोगों में चेतना का विकास हो गया था, जिसके कारण अब वो पोप और चर्च के जो आदेश होते थे उनको आंख मूंद कर विश्वास उस पर नहीं करते थे। इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन का जो जन्म हुआ वो पुनर्जागरण के कारण ही शुरू हुआ था। तो इस प्रकार अगर प्रभाव की बात करते हैं पुनर्जागरण के, तो यहाँ पर साहित्य एवं विज्ञान को विकास को बल मिला, बौद्धिक विकास यहाँ से हुआ, राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई, इतिहास लेखन को विकास मिला। उपनिवेशों की जो स्थापना की बात करते तो उसका कारण क्या था, पुनर्जागरण था। कला क्षेत्र का प्रभाव देखा गया और धर्म सुधार आंदोलन यहीं से शुरू हुए। तो इस प्रकार आज हमने जाना पुनर्जागरण क्या है, इसकी प्रकृति क्या रही है, इसके कारण क्या थे और इसके प्रभाव को हमने आज विस्तार से जाना। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पुनर्जागरण को जाना है। इस वीडियो से संबंधित आपको कहीं कोई क्वेरी है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिए गए वीडियो में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं आपको एक मैसेज और देना चाहती हूं कि हमने MBPSC 2020 के लिए भी बैच शुरू कर दिया है। इस कोर्स से रिलेटेड आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।